आइए एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एंड बैंकिंग। मुद्रा एंड बैंकिंग है क्या, इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स क्या है, और आपकी परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इकोनॉमिक्स में हर साल 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 25% क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होते हैं। मतलब 25 में से आपके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके मनी और बैंकिंग से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होते हैं। तो इस टॉपिक को खूब अच्छी तरह से पढ़ने की जरूरत है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कंसेप्ट को। ओरिजिन ऑफ मनी, मुद्रा की शुरुआत कैसे हुई, आइए इस पर पहले बात करते हैं। आप सभी को पता है कि जब मुद्रा नहीं थी हमारी सभ्यता में, तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मतलब हम कोई एक दूसरा वस्तु खरीदना चाहते थे, बदले में हमें कुछ देना पड़ता था। इसको कहते थे बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि माल के बदले माल का आदान प्रदान। और ये काफी समय तक चला। माल के बदले माल का, वस्तु के बदले वस्तु, अ, अनाज के बदले अनाज। अगर आपके पास गेहूं नहीं है, किसी के पास अ, धान ज्यादा है या चावल ज्यादा है, तो आप उनका बॉर्डर सिस्टम से एक्सचेंज कर लेते थे। और बहुत सारे रिमोट एरियाज में और ट्राइबल कल्चर में आज भी बॉर्डर सिस्टम प्रचलित है, ये खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आई आगे आगे चल के। लगभग 100-200 साल बाद क्या समस्या आई, इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। क्या है समस्या, इसे कहते हैं दोहरे संयोग की कमी। दोहरे संयोग की कमी क्या होती है कि जो वस्तु विनिमय लेन देन तभी संभव है जब वस्तुओं के आदान प्रदान की इच्छा रखने वाले दोनों व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तुएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दूसरे व्यक्ति के पास पहले व्यक्ति के जरूरत का सामान अगर ना हो, तो बॉर्डर सिस्टम पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसको थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी पुरातन कल्चर में कोई व्यक्ति है जो कि लकड़ी का काम करते हैं, वो बढ़ई हैं, और उनको भोजन की जरूरत है। और कोई दूसरा व्यक्ति है, उनके पास भोजन तो है, लेकिन उनको लकड़ी के काम करवाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब जरूरत ही नहीं है तो फिर वो क्यों उस बढ़ई व्यक्ति को, कारपेंटर को काम देंगे। काम जब जरूरत नहीं है तो काम नहीं देंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर सिस्टम संभव नहीं है। तो ये है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। एक और दूसरी समस्या आ गई कि हम वस्तुओं को डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो जब वस्तुओं को आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये चीजें पैदा कर ली कि बॉर्डर सिस्टम संभव नहीं हो पाएगा। और इन दो महत्वपूर्ण समस्याओं ने, और भी बहुत सारे कारक थे जिन्होंने मनी को, के कंसेप्ट को जन्म दिया, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण समस्याएं थी जिसकी वजह से मनी का ओरिजिन हुआ, मनी या मुद्रा का उद्भव हुआ। एक क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार स्टूडेंट इसको गलत करके चले आते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ, पढ़िए। भारत में ऐतिहासिक तौर पे कौन सी कमोडिटी मनी के तौर पे इस्तेमाल होती थी, चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। भारत में ऐतिहासिक तौर पर कौन सी कमोडिटी, कौन सी वस्तु मनी के तौर पे इस्तेमाल होती थी। इसका उत्तर है सिल्वर। इसका उत्तर है सिल्वर, पहला फैक्ट। और दूसरा, निम्नलिखित में से किसको हम कमोडिटी मनी के तौर पे जाने जानते हैं। आपके ऑप्शन हो सकते हैं सिल्वर, गोल्ड और भी कुछ। इसका भी उत्तर होगा सिल्वर। तो याद रखिए, ऐतिहासिक तौर पे हमने सिल्वर को इस्तेमाल किया मनी के तौर पर, और सिल्वर ही आपकी कमोडिटी मनी है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यानी कि जिस वस्तु को मनी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मौद्रिक मूल्य उतना ही होता था। मान लीजिए अगर हम पुराने जमाने की बात करें, मान लीजिए 50 रुपए की बात करें, 50 रुपए का कोई सिक्का हो, तो जो सिल्वर का वो सिक्का होगा उसका मौद्रिक मूल्य 50 रुपए होगा। और यही है कि जिस वस्तु को मनी के तौर पे इस्तेमाल करें उसका मौद्रिक मूल्य भी उतना ही होगा। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फिएट मनी या मॉडर्न मनी। फिएट मनी या मॉडर्न मनी, अब यहां पे भी बच्चे थोड़ा सा, मॉडर्न मनी, कई बार लोग प्लास्टिक मनी को मॉडर्न मनी समझने लगते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल नहीं, जो फिएट मनी है वही मॉडर्न मनी है। तो फिएट मनी क्या है, जो हम नोट इस्तेमाल करते हैं ना अपने दैनिक जीवन में,
उस कागज का कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन उस कागज का मूल्य क्यों है? क्योंकि सरकार ने उसको लीगल टेंडर बनाया हुआ है। सरकार ने वैधानिक तौर पर एक टेंडर घोषित किया हुआ है, और उसमें जो वित्त मंत्री का या आरबीआई के गवर्नर का जो सिग्नेचर है, वो स्पष्ट करता है कि वो नगद राशि जितनी लिखी गई है उतने के बदले आपको सामान मिलेगा, या उसका मूल्य उतना होगा। तो यही जो नोट है वो फिएट मनी या मॉडर्न मनी कहलाती है। जितने भी करेंसी नोट हैं और सिक्के हैं उनको फिएट मनी कहते हैं, और इनको लीगल टेंडर भी कहा जाता है, क्योंकि देश में लेन देन के लिए कोई भी नागरिक इन्हें स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। यही है लीगल टेंडर। सरकार ने घोषणा की हुई है कि ये लीगल है, आपको इसे स्वीकार करना है जब आपको आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसका सबसे रोचक उदाहरण आप देखते हैं कि 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करते हुए कहे कि आज के बाद 500 रुपए और 200 रुपए के पुराने नोट अब लीगल टेंडर नहीं होंगे। यानी कि उस दिन के बाद जो 500 और 200 रुपए के नोट थे पुराने, वो सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए, क्योंकि सरकार ने उनका लीगल टेंडर ही वापस ले लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे कि फिएट मनी या मॉडर्न मनी और लीगल टेंडर है क्या। हमारे देश में मुद्रा की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। 2 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक के जितने भी नोट होते हैं उसकी छपाई कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों को वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों को वित्त मंत्रालय जारी करता है। हाँ, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं होंगे। 200 रुपए नहीं, 500 रुपए और 1,000 के नोट। मैं इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। 1 रुपए के नोट और सभी जो सिक्के हैं, 1 रुपए के नोट और सभी सिक्के, मतलब 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए का सिक्का जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है आरबीआई के जरिए। आपको याद रखना है, 1, 2, 5 और 10 रुपए के जो सिक्के हैं उनको कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। एक और बड़ा प्यारा कंसेप्ट है नियर मनी। नियर मनी क्या है? नियर का मतलब करीब, जो मनी के बहुत करीब है। तो जो बिना नकद वाली जो हाई लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी माने तरलता, तरलता का मतलब कैश, जो भी कैश राशि होगी ना उसको तरलता कहते हैं। तो नियर मनी एक टर्मिनोलॉजी है अर्थशास्त्र में, जिसमें बिना नकद वाली, मतलब उसमें कैश के बिना वाली जो, जिसमें हाई लिक्विडिटी जो संपत्ति होती है, उनको नियर मनी कहते हैं। इनको आसानी से आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नियर मनी को कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। नियर मनी को क्या कहते हैं? कैश इक्विवेलेंट। तो क्या उदाहरण है नियर मनी के? जितने भी गोल्ड है, बॉन्ड है, शेयर है, इन सारी चीजों को आप मनी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मनी मार्केट सिक्योरिटीज, डिपॉजिट सर्टिफिकेट और कमर्शियल पेपर, ये आते हैं आपके नियर मनी के तहत। इसके अलावा तरल विदेशी मुद्राएं नियर मनी के तहत आती हैं। सेविंग अकाउंट, सरकारी खजाने द्वारा जारी जो ट्रेजरी बिल हैं, इनको भी आसानी से आप मुद्रा में, आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी उदाहरण है आपके नियर मनी के। तो फिर ब्रॉड मनी क्या है? ब्रॉड मनी जो है, ब्रॉड मनी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी और मनी सप्लाई इन अ नेशनल इकोनॉमी। और इसमें नैरो मनी और लेस लिक्विड फॉर्म्स, मतलब नैरो मनी और लेस लिक्विड फॉर्म दोनों शामिल होते हैं। तो नैरो मनी में जो कम अगर तरलता वाले भी चीजें अगर शामिल कर लिया तो वो पूरा ब्रॉड मनी की बात करता है। चलन में मुद्रा क्या है? आरबीआई के पास जमा बैंकों की राशि और रिजर्व बैंकों के पास जो जमा राशियों का जो कुल योग होता है, जो सम होता है, उसको कहते हैं रिजर्व मनी। लेकिन जब आरबीआई सरकार या दूसरे कॉमर्शियल सेक्टर को जो राशि देती है, उसको इस योग से घटा दिया जाता है, उसको रिजर्व मनी के तहत नहीं माना जाता है। तो फिर डिमांड फॉर मनी क्या है? डिमांड फॉर मनी
आप अपने पास खर्च के लिए जितना नकद कैश रखते हैं वही है डिमांड फॉर मनी। नकद कैश ही आपका डिमांड फॉर मनी है, बाकी कुछ भी डिमांड फॉर मनी नहीं कहलाएगा। और इसका बड़ा ही रोचक कंसेप्ट दिया है कीन्स महोदय ने। कीन्स महोदय ने क्या उदाहरण दिया है? कीन्स ने कहा है जो डिमांड मनी है, एमडी, डी मतलब डिमांड, एम्पायरिंग मनी, एमडी जो है के इंटू वाई माइनस एच इंटू आर के बराबर है। के इंटू वाई माइनस एच इंटू आर, यहां पर के और एच दोनों ही कोफिशियंट हैं। वाई क्या है? वाई इनकम को बताता है और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बताता है। तो इससे हम क्या डेरिवेट कर सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं? इससे इससे हम पता लगा सकते हैं कि इनकम बढ़ने से डिमांड फॉर मनी बढ़ती है। मतलब आप देखिए, जब इनकम बढ़ेगा, मतलब जब वाई बढ़ेगा तो मनी डिमांड बढ़ेगा, जब वाई बढ़ेगा तो मनी, आप देखिए जब वाई बढ़ेगा आपका तो अपने आप डी बढ़ेगा। यानी कि जब इनकम बढ़ेगा तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी। इसको अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी, उपभोक्ता उपभोग के लिए और निवेश के लिए मनी का खर्च बढ़ाने लगता है। यह बड़ा सामान्य सा साइकोलॉजी है कि आपकी अगर आय बढ़ेगी तो आप उपभोग और निवेश के लिए मनी का खर्च बढ़ाने लगेंगे। और जब आपकी आय अधिक होगी तो आप अधिक खर्च करेंगे और निवेश भी आप अधिक करेंगे। तो ये है इनकम बढ़ने से डिमांड फॉर मनी की बात। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या असर पड़ता है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो डिमांड फॉर मनी घटती है। क्यों? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोगों को लगेगा खर्च करने से ज्यादा जरूरी है कि चलो कुछ पैसा, कुछ धन जमा कर लें। और भारत जैसे समाज में, भारतीय समाज में ये बड़ा सही सटीक बैठता है। और 21 ने कहा कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, डिमांड फॉर मनी घटेगी। क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोगों को लगता है कि हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए, बजाय कि हम कैश रखें। उनको लगेगा कि निवेश के बदले अधिक अधिक धन मिलेगा और इसकी वजह से डिमांड फॉर मनी क्या होती है? घट जाती है।